19वीं सेंचुरी के आखिर तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़ा गाड़ी को इस्तेमाल किया जाता था और सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल का तस्वर भी अजीब लगता था। तहम 1886 में कार्ल बेंज ने अपने तमाम आइडियाज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हुए पहली बार एक ऑटोमोबाइल बनाई जिसे बेंज मोटर वैगन का नाम दिया गया, जबकि डाइमलर और मेबैक जैसे पोटेंशियल कंपटीटर्स भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन कार्ल बेंज वो पहला शख्स था जिसने पहली फुली फंक्शनल पेट्रोल से चलने वाली कार बनाई। आज मर्सिडीज बेंज दुनिया की लग्जूरियस कार कंपनी मानी जाती है और अपने आप में एक वाहिद कंपनी है जो अपने नए मॉडल्स की नुमाइश दूसरी गाड़ियों के साथ नहीं बल्कि हेलीकॉप्टरों और जहाज़ों के साथ करती है। मर्सिडीज दुनिया की कामयाब तरीन ऑटोमोटिव कंपनीज में से एक मानी जाती है। ये कंपनी दुनिया भर के टॉप सप्लायर्स में शामिल है। 2023 में जिनका एनुअल रेवेन्यू 153.2 बिलियन यूरो था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मर्सिडीज बनाने वाला एक गरीब घर का यतीम बच्चा था जिसने सिर्फ 2 साल की उम्र में अपने बाप को खो दिया था। कार्ल बेंज 25 नवंबर 1844 में जर्मनी के शहर कार्लसरो में पैदा हुए। उसका फादर एक रेलवे वर्कर था और उसके पैदा होने के सिर्फ 2 साल बाद ही उसके फादर की डेथ हो गई थी। बेंज की परवरिश उसकी मां ने बहुत मुश्किलों से डबल जॉब्स करके करी थी। यूं कार्ल बेंज का बचपन तंगदस्ती और कसमपुर्सी में गुजरा। कार्ल बेंज गरीब तो था मगर एक होनहार स्टूडेंट भी था। उसकी वालदा ने भी पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं किया था, जिसकी वजह से 1864 में कार्ल बेंज ने कार्लसरो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन करी थी। ग्रेजुएशन करने के बाद बेंज ने एक के बाद एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जॉब्स करी और उसी दौरान उसे एहसास हुआ कि इंटरनल कंबस्टन इंजन में उसकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा है। 9 साल तक कई कंपनियों में मुलाजमत करने के बाद कार्ल को बिजनेस और इंटरनल कंबस्टन इंजन का अच्छा खासा तजर्बा हो गया था, इसलिए नौकरी को खैराबाद कहकर उसने अपनी कंपनी खोलने का फैसला कर लिया। फिर 1871 में 27 साल की एज में उसने अगस्त रिटर के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम आयरन फाउंड्री और मैकेनिकल वर्कशॉप रखा गया। कंपनी खोलने के 1 साल बाद 1872 में कार्ल ने बर्था रिंगर से शादी कर ली। शादी के बाद कार्ल मजीद दिल लगाकर अपने ड्रीम को फॉलो करने में लग गया। उसके जज्बे को देखते हुए बर्था ने भी एक बेहतरीन साथी की तरह उसका कदम कदम पर साथ दिया। कार्ल बेंज कंपनी के दूसरे कामों से ज्यादा तजर्बात करने का शौक रखता था, इसलिए उसने कंपनी कायम करने के बाद अपना ज्यादा फोकस प्रोडक्शन एरिया में रखा था और बाकी कामों को अगस्त रिटर के हवाले कर दिया था। लेकिन जैसे ही कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा तो अगस्त रिटर एक लालची आदमी निकला जिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। इस कड़े वक्त में बर्था ने भी उनका बहुत साथ दिया। उसने अपने जहेज की रकम से अगस्त रिटर का शेयर भी खरीद लिया और उसे कंपनी से निकाल दिया गया। बर्था की इस बरवक्त माली मदद ने कार्ल बेंज के ड्रीम्स को टूटने से बचा लिया और एक बार फिर बेंज 2 स्ट्रोक इंजन बनाने की कोशिशें करने लगा। इसी दौरान कई मरतबा उनको नाकामी का सामना भी करना पड़ा मगर उसने कभी हार नहीं मानी। साल 1883 में उसने जर्मनी के शहर मैनहम में इंडस्ट्रियल इंजन बनाने के लिए बेंज एंड को की बुनियाद रखी और आखिरकार एक दिन उसकी कोशिशें रंग ले आईं और बेंज 2 स्ट्रोक इंजन बनाने में कामयाब हो गया। साल 1885 में बेंज ने एक 3 पहियों वाली व्हीकल भी बना डाली जो एक इंटरनल कंबस्टन इंजन पर मुश्तमिल थी। ये इजाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आगाज बनी। उस वक्त आमदोरफ्त के लिए घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल की जाती थी और 3 पहियों वाली गाड़ी को आम करना कदरे मुश्किल था। ये उस वक्त की अनोखी इजाद थी और इसकी प्रमोशन भी दमदार चाहिए थी। कार्ल बेंज की 3 पहियों वाली गाड़ी की प्रमोशन ऐसी यादगार बनाई गई कि आज भी हर साल इस याद को ताज़ा किया जाता है। उनकी 3 पहियों वाली मोटर वैगन को बर्था ने अपने 2 बेटों के साथ सफर करके मशहूर किया। साल 1885 में उस कार पर उन्होंने मैनहम से फोर्जम तक आने और जाने के रास्ते को मिलाकर 180 किलोमीटर का सफर 15 साल आइगन और 14 साल रिचर्ड के साथ कार्ल को बिना बताए किया। इस पहले सफर में उनको कई दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा जिसमें पेट्रोल खत्म होना भी शामिल थी। बर्था ने रास्ते में रुककर फार्मेसी से गैसोलीन भी भरवाई और सफर के दौरान पैदा होने वाली खराबियों को भी ठीक किया। सफर से लौटने पर बर्था ने अपने शोहर को सारी रूहदार सुनाई और कार को बेहतरीन बनाने के लिए मुफीद मशवरे भी दिए। बर्था के इस सफर की याद में हर साल बर्था मेमोरियल रूट के नाम से एंटीक ऑटो रैली निकालने का आगाज हुआ, जिसके बाद साल 1886 में इस 3 पहियों वाली कार को DRP 37435 के नाम से पेटेंट भी मिल गया और इसी साल जुलाई में उन्होंने ये कारें बेचना भी शुरू कर दी।
साल 1893 में कार्ल बेंज ने डबल पिवट स्टीयरिंग सिस्टम को अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया था, जिसके चलते ऑटोमोबाइल्स का सबसे बड़ा मसला हल हो गया और स्टीयरिंग सिस्टम वाली पहली 3 हॉर्स पावर विक्टोरिया बेंज तैयार हो गई। ये पहली लाइट वेट, ड्यूरेबल और इकोनॉमिकल कार साबित हुई, जिससे बेंज की सेल्स का ग्राफ एक्सपोनेंशियली ऊपर जाने लगा। यूं बेंज एंड को 1900 की दहाई में दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी थी और बेंज कंपनी हर गुजरते दिन के साथ नई नई इन्वेंशन से अपनी रॉयल्टी साबित करती जा रही थी। लेकिन तब तक मार्केट में कई राइवल कंपनीज भी आ चुकी थी और सबसे बड़ी राइवल कंपनी DMG डाइमलर मोटरेन जेसलशाफ्ट थी, जिसे 2 बेहतरीन इंजीनियर्स डाइमलर और मेबेक रन कर रहे थे। डाइमलर एक वेल नोन बिजनेसमैन भी थे और साल 1885 में उन्होंने 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल्स में गैस इंजन को ट्राई करने का प्लान बनाया था, जो साइज में छोटा और वजन में हल्का होने के बावजूद पहले वाले इंजन से काफी पावरफुल था। इसलिए इस 1.5 हॉर्स पावर के 1 सिलेंडर वाले इंजन को ग्रैंडफादर क्लॉक का नाम दिया गया। और अब दोनों कंपनीज अपनी अपनी जगह ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में इनकलाब पैदा कर रही थी, लेकिन अब जरूरत थी फॉरेन मार्केट तक अपने व्हीकल्स पहुंचाने की। डाइमलर कार्ल बेंज की निस्बत ज़्यादा ताल्लुकात रखते थे और उन्हें फ्रांस और ब्रिटेन का लाइसेंस भी मिल चुका था, जिससे उन्हें प्रमोशन में आसानी होने लगी। और दूसरी तरफ 19वीं सदी के आखिर तक भी कार्ल बेंज फॉरेन मार्केट में अच्छी प्रमोशन ना कर सकने के बावजूद साउथ अफ्रीका और USA में उन्हें हैरत अंगेज कामयाबियां मिलने लग गई थी और साथ ही साथ दोनों कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने में लगी हुई थी। और साल 1900 में मिस डाइमलर 65 साल की उम्र में चल बसे, जिसके बाद मेबेक ने कंपनी का सारा निजाम संभाल लिया। और साल 1901 में उस वक्त के मशहूर बिजनेसमैन एमिल जेलेनिक ने अपनी बेटी मर्सिडीज के नाम पर DMG से एक कस्टम रेसिंग कार बनवाई। इस कार ने ना सिर्फ एसिड टेस्ट पास किया बल्कि रेस में भी काफी शानदार कारकर्दगी दिखाई, जिसके बाद DMG ने रेसिंग कार्स बनाना शुरू कर दी और साल 1902 में मर्सिडीज का पेटेंट भी अपने नाम करवा लिया। और अब दोनों कंपनीज कमर्शियल कारें बनाने लगी थी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसका इन दोनों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी के हारने के बाद दोनों कंपनीज को फाइनेंशियली बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा, जिससे दोनों कंपनीज ने इस क्राइसिस से बचने के लिए दुश्मनी को छोड़कर हाथ मिला लिया। 1924 में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि पैसे बचाने के लिए ये प्रोडक्शन और एडवर्टाइजमेंट मिलकर करेंगे, लेकिन ये मुआहदा 2 साल तक ही चल सका और ठीक 2 साल बाद 1926 में दोनों कंपनीज मर्ज हो गईं और एक नई कंपनी बेंज डाइमलर बन गई। इस कंपनी में मर्सिडीज बेंज के नाम से मशहूर कई मॉडल्स बनाए गए। कंपनी जो अभी फाइनेंशियली कुछ स्टेबल हुई ही थी कि एक बार फिर से जर्मनी ने वर्ल्ड वार 2 शुरू कर दी। मर्सिडीज बेंज ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान हिटलर की सरपरस्ती में जर्मनी के लिए सबमरीन्स, टैंक्स और एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाने शुरू कर दिए। मर्सिडीज बेंज का मॉडल 770, जो कि एक लग्जरी कार थी, बेनितो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर और हरमैन गोरिंग जैसे लीडर इस्तेमाल करते रहे। और कंपनी ने हिटलर के हुक्म पर जर्मनी फौज के लिए बंदूकें भी बनाई। वर्ल्ड वार 2 के दौरान तमाम वर्कर्स वार में शामिल हो गए थे, जिससे प्रोडक्शन पर काफी असर पड़ा और कंपनी को खवातीन को काम पर रखना पड़ा। लेकिन इससे भी कुछ खास फायदा ना हुआ तो 63,000 से जायद जंगी कैदियों को प्रोडक्शन फोर्स में शामिल कर लिया गया। 1945 में जंग के खत्म होने के बाद हालात जब बेहतरी की तरफ जाने लगे तो कंपनी ने एम्बुलेंस, पुलिस व्हीकल्स और ट्रक्स बनाने शुरू कर दिए और जल्द ही उन्होंने कारें बनाना भी दोबारा शुरू कर दी। मर्सिडीज बेंज दोबारा से रेसेस में पार्टिसिपेट करने लगी और दुनिया भर में मकबूल हो गई। व्यूअर्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी हिस्ट्री ऑफ ब्रांड्स की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।